नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं प्रोफेसर अबदू बसर से बात करूंगा। सर, जो आज का मुद्दा मेरे मन में है वो सर एक शब्द है सैक्रिलेज, जिसका हिंदी शब्द है कि अपने किसी भी मतलब पवित्र देवी देवता को या मूर्ति को उसको अपवित्र करना, अपवित्रीकरण। और वो सर दो जगह वो मुद्दा है, एक पंजाब में है और वो एक अयोध्या कांड है। जो तो अयोध्या कांड की बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि वहां अयोध्या कांड नहीं, वहां तो पूरी लंका कांड चल रहा है। लेकिन सर, जो पहले मैं बात करना चाहता हूँ वो पंजाब में शुरू करना चाहता हूँ। वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर सर एक आरोप लगा, एक वीडियो आया कनाडा से, जिसमें कैसे दिखाया गया कि एक किसी गुरु की फोटो पे वो कुछ शराब का पैग लेकर के उसको टच कर रहे हैं और कुछ इस टाइप हरकतें कर रहे हैं। वो वीडियो साइट से है, मैं वो लगा दूंगा। ऐसा लगता है कि वो भगवंत मान है, लेकिन भगवंत मान का कहना यह है कि मैं उसमें नहीं हूं। और उसमें काफी कुछ हुआ। एसजीपीसी ने जो हरमिंदर साहिब का जो गुरुद्वारा कमेटी है उनके जत्थेदारों के सामने वो पेश भी हुए। और फिर एक खबर आई कि एक गुड़गांव में FIR हुई, जिसमें कि भगवंत मान के किसी अधिकारी ने 10 लाख रुपए 2 लोगों को दिए, और जो फोरेंसिक लैब उस वीडियो की जांच कर रही थी उससे कहा गया कि तुम इस वीडियो को फर्जी बताओ और एक उसकी जगह एक दूसरा AI वीडियो रख दो। ये सब कुछ चल रहा है। उसमें दोनों पक्ष हैं, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, भगवंत मान ने ऐसा किया है या नहीं किया है, लेकिन कुल मिलाकर के भगवंत मान बहुत ज्यादा इसमें सवालों के घेरे में है। चुनाव नजदीक है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी ठीक ठाक स्थिति में थी अभी, लेकिन इस मुद्दे के बाद सर आपको लगता है कि कितनी बड़ी परेशानी में भगवंत मान वहां पे फंसे हुए हैं पंजाब में? देखिए, परेशानी में तो वो निश्चित रूप से हैं, और ये परेशानी किसी और ने नहीं तैयार की है, खुद उनकी तैयार की गई परेशानी है। जितनी होशियारी और कुशलता के साथ उन्हें उस आरोप का खंडन करना चाहिए था, उसकी बजाय उन्होंने इस तरीके से उस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जिससे मामला घिसटता चला गया और आगे बढ़ गया। ये जो बेअदबी वाला मामला है, जिसको आप सैक्रिलेज कहते हैं, उसको पंजाब में बेअदबी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की या गुरुओं की या उससे संबंधित किसी भी चीज की बेअदबी करना पंजाब के सिखों के बीच ही नहीं, गैर सिखों के बीच भी एक बड़ा बड़ा सवाल है। क्योंकि जरूरी नहीं है गुरुद्वारे में जाने के लिए आपके लिए सिख होना आवश्यक नहीं है। वहां तो हिंदू, मुसलमान और गैर सिख हर तरह के लोग जाते हैं गुरुद्वारे में, मत्था टेकते हैं। सिंधी समाज है, पूरा का पूरा गुरुद्वारे में जाता है, उसकी शादियां गुरुद्वारों में होती हैं सिंधी समाज की। हालांकि वो सिख नहीं है, वो हिंदू होता है और हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करता है। इसके बावजूद उसके लिए मंदिर और जो धर्म स्थल है वो गुरुद्वारा ही है सिंधी समाज के लिए। तो गुरुद्वारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो जीवित गुरु की मान्यता है उनको। उनके जो पृष्ठ हैं वो अंगों के रूप में कहे जाते हैं, जीवित गुरु के अंग है मतलब। तो उसकी किसी भी अकाली दल की आज जो बुरी स्थिति है पंजाब में, खासतौर से बादल अकाली दल की या सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल की, उसके पीछे भी बेअदबी वाला ही मामला है। वो बेअदबी वाला का जो आरोप उन पर लगा था उससे वो नहीं निपट पाए। अब जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल ने और सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये वायदा किया था कि वो बेअदबी वाले मामले में जो अकाली दल पे आरोप लगा था उसको वो जल्दी से जल्दी निपटा देंगे और उसका नतीजा निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन वो अब तो चुनाव आ गए सामने, मतलब 5 साल 4.5 साल से ऊपर हो चुका है। इसके बावजूद वो उस मसले को नहीं निपटा पाए। न केवल उस मसले को निपटा नहीं पाए, बल्कि उल्टे उन्हीं के ऊपर इस तरह की तोहमत आ गई। अच्छा, जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो तो फर्जी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। जो व्यक्ति उसमें दिखाया जा रहा है, ना मेरी हाइट वैसे, ना मेरी लंबाई उतनी है, ना मेरे शरीर के डील डॉल उस तरह का है, ना मेरा वजन इतना है। अच्छा, लेकिन जब अकाल तख्त की तरफ से उसकी फोरेंसिक जांच कराई गई तो उसमें ये दावा आया कि नहीं, वीडियो तो वो असली है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बना है वीडियो। फिर एक नई रिपोर्ट जो गुड़गांव की फॉरेंसिक लैब थी वहां से निकली कि नहीं, वो जो रिपोर्ट जो अकाल तख्त पे दिखाई जा रही है वो रिपोर्ट ही फर्जी है, असली रिपोर्ट तो ये है। फिर हरियाणा पुलिस सक्रिय हुई, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी और हरियाणा पुलिस ने ये साबित करने की कोशिश की कि पंजाब लुधियाना पुलिस के कुछ बड़े अफसर 3 करोड़ में उन्होंने सौदा किया और 10 लाख रुपए उसका एडवांस भी दे दिया। अच्छा, ये सब चीज ये जब पूरा हुआ तो इससे बिल्कुल साफ हो गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हो गई है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है और भारतीय जनता पार्टी
इसमें पूरी तरीके से सक्रिय है। उसकी पुलिस अपना काम कर रही है जो एक डिजाइन के मुताबिक, और उनका मकसद आम आदमी पार्टी को पंजाब में नीचा दिखाना है, और एक हद तक वो इसके अंदर कामयाब भी दिख रहे हैं, क्योंकि जब से ये गुड़गांव वाला कांड हुआ है तब से आम आदमी पार्टी बचाव में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एक रणनीतिक मानस है, उनके पास एक कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक क्वालिटी है जो वो हर मौके पर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे राजनीतिक खेल कुछ थोड़ा सा बदलता हुआ या प्रभावित होता हुआ जरूर दिखाई पड़ता है। ये क्वालिटी उनके पास है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अमृतसर में लव कुश और सीता माता का एक मंदिर बनवाएंगे, और सिद्धांता उनकी सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी है, और ऐसे ऐसे मंदिर बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, वो लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो वो ये उन्होंने ऐलान किया। अच्छा, उधर कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने चन्नी को चन्नी और सिंगला, इन दोनों को अपने अपने चुनाव की जो डिजाइन है, उस चुनाव की डिजाइन के केंद्र में, मर्म में उन्होंने बैठाया। इसमें से एक दलित है और एक हिंदू व्यापारी समाज से आए हुए नेता हैं। तो इस चीज ने भी वहां की राजनीति के ऊपर असर डाला है, और कांग्रेस की संभावनाओं पर भी इस चीज ने भी असर डाला है। और इस सबको अरविंद केजरीवाल ने भांपा, और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया ताकि पंजाब में जो वोटों का विन्यास बने, उस वोटों के विन्यास में, उसकी प्रतियोगिता में आम आदमी पार्टी पीछे न रहे। उसके बाद में एक कानून जो बेअदबी संबंधित कानून था, वो इन्होंने भी पारित किया था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून पारित किया था जिससे अकाल तख्त और जो पंथिक प्रतिष्ठान है वो उससे सहमत नहीं था, उस कानून से। उसका कहना यह था कि इसके अंदर ये सब तब्दीलियां करो, मतलब। तो इस पूरे मसले का लाभ उठाकर पंथिक प्रतिष्ठान की बात पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार मानने से इनकार कर रही थी, अब वो मानने पर उनकी ऐसा लगता है कि सहमत हो गई है। कल गुजरे हुए दिन मुख्यमंत्री, विधायकों और मंत्री वहां के अकाल तख्त पे पेश हुए। सिंह साहबान के साथ उनकी बैठक हुई, और उस बैठक में सिंह साहबान ने उनसे कहा कि आप शायद 30 दिन या कितने दिन के अंदर आप ये जो आपने बेअदबी वाला कानून है उसके अंदर ये तब्दीलियां कीजिए, तब हम उसको मान्यता देंगे, बेअदबी वाले कानून को तब मान्यता देंगे। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये बात मान ली है, और अब वो बेअदबी वाले कानून में वो तब्दीलियां होंगी। तो इस तरीके से जो एक लेन देन हुआ, उस लेन देन में ऐसा लगता है कि भगवंत मान और उनकी सरकार जो पंथक राजनीति के प्रमुख और संचालक हैं, उनके साथ उन्होंने एक समझौता निकालने की कोशिश, कामयाब सी लगने वाली कोशिश की है, ताकि वो इस मसले से बचकर निकल सकें। अच्छा, अब पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें मैं थोड़ा सा और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। भले ही बात थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें केवल यही नई बात है, बाकी सब चीजें पुरानी हैं। हम उनको करेंगे तो पुरानी बात ही कहते रहेंगे। पंजाब की स्थिति में यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बहुत बड़ा खेल खेलने के मूड में है, और वो तब तक खेल कामयाब नहीं होगा जब तक कि मौजूदा जितनी भी ताकतें हैं उन सबकी साख बुरी तरह गिर ना जाए। अकाली दल की साख पहले से गिरी हुई है, कांग्रेस की साख तो नहीं गिरी हुई है, लेकिन कांग्रेस की सांगठनिक हालत जो है पतली है। उसमें जिस तरीके से उन्होंने सिंगला और चन्नी को अपनी बागडोर थमाई है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा। ये भी एक है, इससे कहीं आम आदमी पार्टी को तो लाभ नहीं हो जाएगा, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को लगता है कि उनका दांव वहां पर एक है। जो अकाली दल की ताकतें हैं वो 3-4 हिस्सों में बटी हुई हैं। एक सुखबीर सिंह बादल गुट है, एक जो अमृतपाल जो गरमदली सिख हैं, वारिस पंजाब दे नाम का उनका संगठन है, वारिस पंजाब दे, वो भी हैं, और 2 उनके पास एमपी हैं। खुद अमृतपाल भी एमपी है और एक और बंदा एमपी है। अमृतपाल खदूर साहब से एमपी हैं और एक और बंदा एमपी है, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं। तो बीजेपी
खुफिया तौर पर ये जो अकाली दल की ताकतों में, सिख पंथिक राजनीति की ताकतों में ये जो गरमदली मामला है, जो तकरीबन पृथकतावादी है, इसको भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहन दे रही है खुफिया तौर पर। ऐसा बहुत से पंजाब के विशेषज्ञों का मानना है, ताकि मौका आने पर वो उनके साथ में गठजोड़ कर सके। और गठजोड़ कोई जरूरी नहीं खुल के किया जाए, गठजोड़ में तो कोई भी पार्टी बाहर से भीतर से समर्थन दे सकती है। भाजपा की पूरी डिजाइन ये है कि वो किसी तरीके से विधानसभा चुनावों में जो बिखरी हुई और गिरती हुई साख वाली राजनीतिक ताकतें हैं, उनके बीच में करीब 30 से 35 सीटें जीत ले। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा था, लेकिन भाजपा को जो वोट मिले थे, वो वोट भाजपा का मानना था कि अच्छे वोट मिले हैं। शायद 18% करीब वोट मिल गए थे। और ऐसी 30-35 विधानसभा सीटें थीं लोकसभा सीटों के बीच में, जिनमें भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। तो वो वहां पर जो है वो दांव अपना मारने के लिए तैयार है। अब भाजपा की समस्या ये है कि उसके पास पूरे 117 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है, क्योंकि कभी वो पूरे पंजाब की पार्टी रही भी नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि वो बहुत से दूसरी पार्टियों से लोगों को अपनी ओर खींचे, और उस काम में वो लंबे अरसे से लगी हुई है। बहुत सारे जाट नेता जो दूसरी पार्टियों से अलग निकलकर इधर उधर फ्लोट कर रहे थे, कुछ कांग्रेस से निकल के फ्लोट कर रहे थे, कुछ अकाली दल से निकल के फ्लोट कर रहे थे, कुछ आम आदमी पार्टी से निकल के फ्लोट कर रहे थे, वो सारे के सारे भाजपा में चले गए हैं। और सुनने में ये नाम बड़े बड़े लगते हैं सुनने में। तो एक जाट सिखों में कुछ हमारी अपील बन जाए। दूसरे जो दलित सिख हैं, जो डेरा जो बहुत पंजाब में बहुत सारे डेरे हैं, उन डेरों के अनुयायी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से, पिछले 2-3 साल से दांव लगाए बैठी है। एक बड़े डेरे के प्रमुख को उन्होंने पद्मश्री भी दिया है। खुद नरेंद्र मोदी ने वहां पर विजिट किया, वहां पर गए नरेंद्र मोदी। अमित शाह पगड़ी बांध के पंजाब के बड़े दौरे कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घर में एक पगड़ी सुरक्षित रख छोड़ी है। बस वो थोड़े दिनों बाद पगड़ी लगा के पंजाब चले जाते हैं और वहां पे फिर वो दौरे करते हैं। तो भाजपा का फोकस इस वक्त पंजाब पे है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद भाजपाइयों को लगता है, भाजपाई रणनीतिकारों को लगता है कि वो पंजाब में कुछ कमाल कर सकते हैं। स्पष्ट बहुमत तो मिलना नामुमकिन है। अकाली दल को भी देखिए, आज तक पंजाब में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाती थी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है। कांग्रेस को अधिकतम 72 सीटें तक मिली हैं 117 की विधानसभा में। और आम आदमी पार्टी को तो खैर 90 से ज्यादा, शायद 94 सीटें मिली थी। तो बहुत ऐतिहासिक किस्म का उनका बहुमत था, जो अब काफी सुखड़ेगा। कहां तक सुखड़ेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि पंजाब के मौजूदा हालात में, चूंकि राजनीति बिखर गई है और सभी की राजनीति बिखरी हुई है, और भाजपा की राजनीति कितनी आगे बढ़ेगी वो तो बंद मुट्ठी है। वो कब खुलेगी तो उसमें से क्या निकलेगा कुछ नहीं पता। भाजपा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो उसमें आम आदमी पार्टी को लगता है कि शायद मतदाता जो हैं, जब अन्य पार्टियों से निराश होकर अंततः उसे ही वोट कर देंगे। इतने मतदाता तो वोट कर ही देंगे कि वो या तो बहुमत प्राप्त कर ले या बहुमत के नजदीक पहुंच जाए। तो ये सारा इस तरह वहां राजनीति की शतरंज वहां बिछी हुई है, और उस शतरंज में सब लोग अपने अपने दांव चल रहे हैं। आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि पंजाब में पानी किस तरफ मरेगा, क्योंकि पंजाब में जो राजनीतिक जद्दोजहद है बहुत दिलचस्प है। सबकी निगाहें उसके ऊपर रहनी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी यह है कि पंजाब की राजनीति से परिचित जो पत्रकार और समीक्षक हैं, उनके साथ संपर्क बनाया जाए, उनसे जानकारियां हासिल की जाए। जी नहीं, एक सर, चूंकि पंजाब पे बात हो रही तो जरा मैं एक अपनी दुविधा क्लियर कर लूं। जो मैंने समझा, जितना मैं पंजाब गया हूं या जितना मैं कश्मीर गया हूं, होता क्या सर कि कश्मीर में हो सकता है बहुत सारे लोग अलगाववादी सोच न रखते हों, लेकिन अगर अलगाववाद की कोई बात कर रहा है कोई ऐसा सेपरेटिस्ट नेता, तो बाकी एक एवरेज कश्मीरी को बहुत बुरा भी नहीं लगता। वही हाल सर मैंने जो फील किया है, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, लेकिन जो खालिस्तान का एक सेंटिमेंट है, वो बहुत हो सकता है सारे लोग उसके मुखर प्रवक्ता ऐसे ना हो कि खालिस्तान की मांग कर रहे हो, लेकिन अगर कोई मांग कर रहा है, जैसे आप जो बता रहे हैं जो गरम दल है, एक वो सेंटीमेंट एवरेज पंजाबी को या एवरेज सिख को बहुत खराब भी नहीं लगता। वो लोग मतलब ठीक है, अगर खराब लगता होता तो वो चुनाव कैसे जीतते दोनों? वो कैसे जीतते तो सर बात तो जेल में था। जेल में था और बहुत बुरी तरीके से उसको पकड़ के बंद। अमृतपाल की साख सारी जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी
तो उसने जो बड़े बड़े रेडिकल दावे किए थे पराक्रम के, बहादुरी के, ये सब करने के, वो सारे फुस हो गए थे, लेकिन वो हाँ, चुनाव तो जीत ऐसा गया। नहीं सर, तो और ऐसा क्या देखिए हुआ कि चुनाव जब आसानी ऐसी नहीं जीता ज्ञानेश जी, चुनाव जिताने में उसकी खुफिया मदद भी की गई है जी अमृतपाल को पंजाब की राजनीति में जीवित रखने के लिए कुछ ताकतों ने उसकी खुफिया मदद भी की है उसकी अमृतपाल। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। ये नहीं, गेम वही वही खेला जा रहा है जो किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने जनरल सिंह भिंडरावाले को लेकर खेला था वहां पे। मेरा सर सवाल वही है कि जब आम आदमी पार्टी पिछली बार ये चुनाव जीती तो ऐसा कहा जाता है कि उस कहीं ना कहीं उन्होंने उस एक खालिस्तान वाले सेंटिमेंट को टच किया, जिसकी वजह से थोड़ा उनको बहुत सारा एडवांटेज और बहुत ही ब्रूट मेजोरिटी के साथ वो जीते थे। क्या आपको लगता है कि वो रणनीति भाजपा भी धीरे धीरे अपना रही है कि इस सेंटिमेंट को कहीं से, भले ही उसमें खालिस्तान मूवमेंट ना शुरू हो जाए, लेकिन उसका एक पोषक दिखो कि नहीं नहीं मैं इस वाली आइडियोलॉजी में आपका साथ हूं, या कुछ इस टाइप का आपको दिखता है कि भाजपा ये काम भी कर रही है? देखिए ये बात तो आपकी सही है कि जिस तरह कश्मीर में हमेशा पृथकतावाद के प्रति एक हमदर्दी की बहुत सारे लोगों में एक भावना रहती है, भले ही वो उसके खिलाफ, उसके पक्ष में राजनीतिक कार्रवाई में सड़क पे उतरे या ना उतरे। इसी तरह पंजाब में भी रहती है, इतिहास की ये ऐतिहासिक वजहों से पंजाब में भी रहती है। आज पंजाब में ये स्थिति नहीं है कि वहां खालिस्तान के पक्ष में कोई आंदोलन खड़ा हो सके। अगर खड़ा हो सकता तो अमृतपाल ने खड़ा कर लिया होता। जब अमृतपाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो उसके आंदोलन के अंदर जो भी रेडिकल दावेदारियां थी वो सारी रेडिकल दावेदारियों की एक तुरंत हवा निकल गई। फिर उसको एक डिजाइन के तहत उसको पंजाब की राजनीति में दोबारा स्थापित किया गया, उसको और उसके एक बंदे को एक चुनाव जिताया गया उसको, और फिर चुनाव जिता के उसको वहां से जिस जेल में था उस जेल से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी किया गया अमृतपाल को, ताकि उसको कुछ राजनीति करने में और अपने समर्थकों के साथ संपर्क करने में सुविधा हो। ये सारे काम बिना केंद्र सरकार की मर्जी के नहीं हो सकते। ये सारे काम केंद्र सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकते, और इसमें निश्चित रूप से बीजेपी की वह डिजाइन है जो 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 मैं कहूंगा पोशीदा डिजाइन है। पोशीदा शब्द बड़ा अच्छा है इसका लिए, पोशीदा डिजाइन इसके पीछे है, और वो पोशीदा डिजाइन कुछ ऐसी है, बीजेपी जब सोचेगी नुकसान हो रहा है तो उसको छोड़ देगी। जब तक वो देखती रहेगी कि इससे एक तरह का फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को एक मार्जिनल किस्म का समर्थन चाहिए ऐसे तत्वों से, खुल के समर्थन वो नहीं ले सकती। एक मार्जिनल किस्म का समर्थन चाहिए, जो समर्थन बीजेपी को मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन वो समर्थन वो चुनाव के बाद ही ले पाएगी, बशर्ते चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करे। अगर भाजपा ने चुनाव अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो उसकी सारी डिजाइन फ्लॉप हो जाएगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये स्थिति है, और आपकी बात सही है, लेकिन पंजाब में एक बड़ा खालिस्तान समर्थक आंदोलन चलाने की जमीन भी नहीं है। जी, उम्मीद करता हूं कि जो गलती इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने की थी वो गलती है मोदी और अमित शाह ना करें। देश के लिए भी वो ठीक नहीं है और इन लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। अब सर दूसरे सेक्युलरिस्ट की बात करते हैं सर। जो अयोध्या में हुआ सर वो भी उस बेअदबी से कम नहीं है, क्योंकि आपने भगवान राम का पैसा खा लिया है। और अब सर वहां पे हालत ये है, जब हमने पिछली बार किया था तो बात पिछले सैटरडे को दूसरे दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। अब सर वहां जो कुछ डेवलपमेंट्स है उसमें यह है कि वकीलों ने वहां पे ऐलान किया कि कोई इन लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेगा इन आरोपियों का, इन लोगों को अयोध्या छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम अयोध्या जाम कर देंगे। और जाम की बात यह कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है, जिसमें कि अजय राय के नेतृत्व में, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये अयोध्या पहुंचे और कल रात को इन लोगों का हाउस अरेस्ट कर लिया गया उसी गेस्ट हाउस में जहां ये लोग रुके हुए थे। आपको क्या लगता है ये भाजपा क्या करना चाह रही है? मतलब अभी वहां मंदिर में जाने के लिए पुलिस से परमिशन चाहिए होगी, जो लूट के ले गए अब क्या पुलिस से परमिशन लेकर के जाना होगा वहां पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मसले को जितना दूर तक खींचा जा सकता है खींचना चाहती है, ताकि वो पहले दूर तक चीजें खींचने से क्या होता है कि उसकी याद धीरे धीरे लोगों में कमजोर होती जाती है, लोग धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, एक्शन खत्म हो जाता है, कोई बात चीजें जो हैं वो बिखरती रहती हैं। भाजपा का पुराना हथकंडा है, आपको पता हो यूजीसी की नियमावली पर जो भाजपा के खिलाफ ऊंची जातियों का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ ऊंची जातियों का आक्रोश फूटा था, तो उसमें भाजपाइयों ने चुप्पी साध ली थी, वो चुप बनी रही, धीरे धीरे करके विपक्ष की हिम्मत नहीं हुई उसको समर्थन करने की, क्योंकि विपक्ष उसको समर्थन करता अगर उसको तो ओबीसी जातियां और दलित जातियां नाराज हो जाती हैं, विपक्ष चुपचाप बैठा रहा, उनको कहीं समर्थन नहीं मिला, धीरे धीरे करके
काफी हल्ला गुल्ला मचाने के बाद में, गाली गलौज करने के बाद में, प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की तस्वीरों का अपमान करने के बाद में, मंदिर की मूर्तियों के सामने कसम खाने के बाद धीरे धीरे करके वो मामला ठंडा हो गया। अब कहीं मामला होगा तो लोगों के मन में होगा, वो बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यही दांव खेल रही है। उसकी रणनीति अब स्पष्ट हो चुकी है कि कैसे इस मामले पे मिट्टी डालनी है। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि दान पात्रों से हुए घोटाले को केवल 40 दिन में सीमित कर दिया जाए, कि ये जो है केवल 40 दिन पहले ही हुआ था भाई, और उसके ज्यादा कुछ नहीं। एक तो ये कर दिया जाए। दूसरे, अपराधी जो है वो 8 लोग हैं, तो पूरा नजारा बनाया जा रहा है, उन घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उसका मीडिया में प्रचार किया जा रहा है। ये वो भड़ास जो है वो चंपत राय के खिलाफ निकालनी है, तो जो टीवी के ऊपर भड़ास निकाली जा रही है वो चंपत राय के खिलाफ निकाली जा रही है, ताकि निष्पक्षता भी लगे। चंपत राय को लगातार चंपत राय के ऊपर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को गरियाते रहने से वो भड़ास भी निकलेगी, और ये भी लगेगा कि मीडिया अपना काम कर रहा है, देखिए ये सब लोग अपराधी और बदमाश हैं। मतलब इस तरह से पूरी डिजाइन बनाई गई है, और उसमें अंदर से एक लड़ाई भी चल रही है, ऐसा लगता है। और वो लड़ाई ये है कि संघ के प्रभाव से राम मंदिर ट्रस्ट को मुक्त करके उसकी बागडोर पीएमओ संभाल ले नृपेंद्र मिश्र के जरिए। ये सारी कोशिश भी चल रही है, और संघ इस कोशिश को लेकर थोड़ा सजग भी है। संघ नृपेंद्र मिश्र को बनने नहीं देना चाहता है, लेकिन संघ के सामने भी दिक्कत है कि उसने जिन लोगों को तैनात किया था उन सबकी पोल खुल गई है। अच्छा, संघ ये नहीं चाहता कि इस घोटाले का जो असली स्वरूप और विशाल स्वरूप है वो लोगों के सामने आए, या लोग उस आंकड़े पर विश्वास करने लगे। जैसे मेरे ऐसा आदमी कहता है कि घोटाला तो 1000 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए के बीच का है। मेरे ऐसा आदमी ये कहता है कि ये चंपत राय की बस की बात नहीं है इतना ज्यादा पैसा हजम कर जाना, या टिन्नू यादव के बस की बात नहीं है, या उन 8 लोगों के बस की बात नहीं है जिनको जेल में डाल रखा है, जिनके घर में छापे मारने की एक्टिंग की जा रही है, जिनके यहाँ 79-80 लाख रुपए मिले हैं केवल। ये तो छुटभइये लोग हैं। इन्होंने अगर कुछ खाया भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक खाए होंगे। ये सारा का सारा पैसा तो किसी बड़े पेट में, किसी बड़े खजाने में गया है, गुप्त खजाने में गया है, जो किसी सत्ता द्वारा संरक्षित किसी तिलिस्म में जो है वो रखा हुआ है खजाना। वहां राम मंदिर के जरिए हजारों करोड़ की नकदी, जेवरात, सोने चांदी की ईंटें वहां पर गई हैं वहां पर। और इसका पता लगाना तकरीबन अब लगभग नामुमकिन से ही हो गया है कि इसका पता कैसे लगाया जाएगा। इसका पता तभी लगेगा जबकि कभी देश में सरकार बदलेगी और नई सरकार, जो भाजपा की सरकार नहीं होगी, वो संकल्प करेगी कि इसका भंडा फोड़ना है। फिर तो सरकार के लिए 5 मिनट की बात होगी कि भाई तो बैंक के खातों के जरिए जमीनें जो खरीदी गई 17-18 गुना में, उसका पैसा किन खातों में गया, उन खातों से निकल के कहां चला गया, ये सब पता लगाना तो बहुत पल भर की बात है। और ये सब लोग जानते हैं इस बात को, ये सब लोग जानते हैं कि जिस दिन इनकी सरकार गई, इन सब घोटालों का पर्दाफाश होगा, और उन घोटालों में फंसे हुए लोगों को लटकाया जाएगा, नापा जाएगा। ये सब इन लोगों को पता है। नहीं, ऐसा सर कहा जा रहा है कि एसआईटी जांच से पहले या उसके दौरान भी काफी चीजें जो गायब थी वो वापस कहा गया कि जो बचा हुआ वो ला के जमा कराओ। जो सोना चांदी गला दिया गया वो तो नहीं आ सकता, लेकिन काफी कुछ शायद वापस भी रखवाया गया है कि उसका राशि कम हो जाए या उसको थोड़ा कंटेन किया जाए। एक सर और सवाल है कि राहुल गांधी इस पे, या कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व इस पे कुछ नहीं बोल रहा है। ये जरा या कुछ प्रवक्ता लोग जरूर बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक रणनीतिक रूप से इस पे चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं है, कोई बयान नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी इस धर्म की राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं, या उनको लगता है कि चुप रहना ठीक है, लेट देम डाई देयर ओन डेथ, अपने आप ही करके अपने आप ही भरेंगे उसको? राहुल गांधी की चुप्पी आप कैसे देख रहे हैं सर? चुप्पी तो मैं नहीं कहूंगा, आप ये कहिए कि उनका फोकस इसके ऊपर नहीं है। मतलब जितनी जोरदारी के साथ उन्हें निजी तौर पर फोकस नहीं, कांग्रेस तो लगातार उनके खिलाफ बोल ही रही है, सक्रिय है। राहुल गांधी 2 बातों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो वो जो पेपर लीक और नौजवानों और छात्रों को जो सरकार से दिक्कतें हैं, जो निश्चित रूप से हैं, एक तो राहुल गांधी का फोकस वहां पे है। उन्होंने तकरीबन पूरी पार्टी को ही उस मुकाम पर लगा रखा है। दूसरी, राहुल गांधी की फोकस उसी चीज पे है, इस पर अखिलेश यादव का फोकस है, पीडीए के ऊपर। मतलब वो पीडीए और छात्रों, नौजवानों, यूथ, स्टूडेंट और पीडीए, इन दोनों को मिला के वो अपनी राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां उनका फोकस है।
राम मंदिर वाला मसला भी महत्वपूर्ण है और उसमें कांग्रेस लगी हुई है। व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी बहुत सक्रिय नहीं दिखे और राहुल गांधी ने बहुत आक्रामक अंदाज नहीं अपनाया। हालांकि जब उन्हें दिखेगा कि इससे कोई फायदा होगा तो वो तुरंत आक्रामक हो जाएंगे, उसमें देर कितनी लगती है। आज मायावती बहन जी का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने अपना एक ऐसा ही सेंटिमोनियस टाइप का एक ट्वीट लिखा है कि नहीं बहुत गलत काम हुआ है, कोई इसमें किसी के व्यक्तिगत वो नहीं है। एक सर खबर आ रही है कि आज या कल में मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है और इस्तीफे तो खैर बहुत सारे मंत्रियों के होने चाहिए, मांगे भी जा रहे हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन सर अब जो खबरें हैं कि भाई शायद शशिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर थे उनको जो है वो लाया जाएगा और शशिकांत दास आएंगे, जाहिर सी बात है कि वित्त मंत्रालय संभालेंगे। निर्मला सीतारमण को हटाया जाएगा, ये भी जाहिर सी बात है। धर्मेंद्र प्रधान बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट से तो लगता नहीं है कि उनको लगता है कुछ और बड़ा मंत्रालय दे दिया जाएगा। आप तो इसको ज्ञानेश जी, नरेंद्र जी मोदी ने जो धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई दी और जिसमें उन्होंने कहा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया है, तो नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड ये है कि जब वो इस तरह की नरम बातें सुभाषित किसी के बारे में करते हैं तो उसके बाद उसको हटा भी देते हैं। मनोहर खट्टर के साथ भी यही हुआ था और भी 1-2 बार पहले ऐसा हो चुका है कि वो उनकी तारीफ करते हैं और उस तारीफ का मतलब ये नहीं होता कि वो वहीं बने रहेंगे, उनको हटा दिया जाता है। मुझे लगता है यह है कि अगर भाजपा ने जिद नहीं पकड़ रखी कोई कि देखे कोई हमारा क्या बिगाड़ लेता, तो भाजपा को इस बात की पूरी सूचना है कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत काफी अलोकप्रिय व्यक्ति हैं देश के छात्रों और नौजवानों के बीच में। तो नरमी के साथ में बिना कोई हंगामा किए हुए उनको हटा देने से या उनका मंत्रालय बदल देने से हो सकता है कि इस नाराजगी के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली जा सके। तो ये हो सकता है कि उनको हटाया जाए। जहां तक निर्मला सीतारमण को हटाकर शक्तिकांत दास को लाने की बात है, तो उससे कोई अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर तो होगा नहीं और निर्मला सीतारमण को हटाने और उनके इस्तीफे की कोई मांग भी नहीं चल रही है। इससे यही लगता है कि शायद मोदी जी को निर्मला सीतारमण की जो अदृश्य प्रतिभा है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, उस प्रतिभा पे अब यकीन नहीं रहा। शक्तिकांत दास की प्रतिभा सब लोगों को पता है कि उनका अर्थशास्त्र से कोई कभी संबंध नहीं रहा, इसके बावजूद वे इतने दिनों तक रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहे और सरकार जो कहती रही उसी आधार पर मौद्रिक नीति का संचालन करते रहे। अगर और कोई अर्थशास्त्री होता तो वो सरकार के कहने पर इस तरह मौद्रिक नीति का संचालन नहीं करता। चाहे उर्जित पटेल हो, चाहे रघुराम राजू हो, उन लोगों ने कभी भी सरकार के कहने पर मौद्रिक नीति नहीं चलाई। इस बात को लेकर मोदी जी नाराज भी थे उन लोगों से और इसलिए वो लोग सब मोदी जी की बीच बीच में आलोचना भी करते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई खास फर्क पड़ेगा। इसमें अगर एक तो हमारे मित्र ने इनसे मैं चर्चा कर रहा था, उनका तो ये भी कहना था कि ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें की जा रही हैं, ये भी एक तरह की डाइवर्जनरी टैक्टिस है। ये पूरी चर्चा को पटरी से उतारने या गुमराह करने का एक हथकंडा भी है कि लोग इसके ऊपर चर्चा करने लगे और राम मंदिर वाला मसला भूल जाएं। मतलब ये तमाम बातें भी इसमें कई तरह की बातें हैं, क्योंकि अभी तक कोई जिसे कहते हैं कि पुष्ट सूत्रों से कोई खबर नहीं आई है। सारी की सारी बातें जो हैं वो अफवाहों की शक्ल में हैं और अपुष्ट सूत्रों से ही कही जा रही हैं। जी नहीं सर, हमें अभी और भी विडंबनाएं देखनी है, क्योंकि जैसे राजीव कुमार को एचडीएफसी का बैंक का चेयरमैन बना दिया गया, शशिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन सर कुछ दिन पहले एक जो ट्वीट करने में काफी लोग जो आगे रहते हैं, लंबे लंबे ट्वीट करते हैं, काफी अच्छे भी होते हैं उनके ट्वीट, ऐसी बात नहीं। उनमें से एक ट्वीट आया था कि ये राजीव कुमार की उसमें शक्ल बनी हुई थी, तस्वीर थी, ये आदमी कहाँ है, उसके नीचे लाइन थी कि ये आदमी कहाँ है। हाँ, अन्य लोगों को सबको कुछ ना कुछ मिलता है, इस आदमी को कोई कुछ देने को तैयार क्यों नहीं है, मतलब इस तरह की बात आई थी। तो हो सकता है उसके बाद बीजेपी वालों को लगा होगा कि अपने सेवक को जरा प्रमुखता दी जाए, तो उसको एक वो एचडीएफसी बैंक में फिट किया गया होगा। नहीं सर, एक छोटा सवाल हो, मान लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं भी होता है, उनको सिर्फ हटा भी दिया जाता है, तो भी जो ये अभिजीत दिपके का एक मांग है और अभी वहां सोनम वांगचुक अब तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए जंतर मंतर पे, उनकी आंशिक जीत तो मानी जाएगी ना कि एटलीस्ट इतना दबाव तो बनाया कि उनको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही पड़ा उस दबाव को रिलीज करने के लिए। देखिए, हम लोग ये मानना चाहें तो मान लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पे ये जो धरना चल रहा है, अच्छी तरीके से उनके जासूस उनके ऊपर निगाह रखे हुए, वो रोज उसका आकलन होता है और आकलन तैयार करके दिया जाता है भाजपा के नेतृत्व को कि आज तो भाजपा का मानना यह है कि उस धरने में कोई ज्यादा बड़ी जान नहीं है,
कोई बड़ा उछाल उस धरने में नहीं आ रहा है, भाजपा का मानना ये है। इसीलिए वो लोग जो चाहते थे कि इस धरने को पुलिस का इस्तेमाल करके भगा दिया जाए, है, तो उसके बारे में कहते हैं कि नहीं होने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। क्योंकि भाजपा अगर चाहे तो उस धरने को 2 मिनट के अंदर ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है कि वह धरना देना नामुमकिन हो जाए। आमतौर पे आजकल जो राजनीति है उसमें राज्य की संस्था जितनी गुंजाइश देती है उतना ही आंदोलन चलाया जा सकता है, इसके आगे आंदोलन चलाना जो है वो संभव नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो उनको इतनी गुंजाइश मिली हुई है कि वो उतना अपना धरने का आंदोलन चलाए। कल भी मैं वहां से गुजरा था जंतर मंतर की तरफ से, तो मैंने देखा था वहां पुलिस का क्या क्या इंतजाम है, क्या है सब, ये मैंने देखा था, उसकी ऊपर निगाह डाली थी। तो मुझे भी लगा कि दिन में एक क्षण ऐसा आता है जब वहां थोड़े ज्यादा लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वो तस्वीर उतारने लायक क्षण होता है। अच्छा, अब उसमें ये खतरा भी है कि ये आंदोलन जोर पकड़ जाए, ये खतरा है, क्योंकि राकेश टिकैत ने वहां के कहा कि हम भी आ सकते हैं, हम भी आ रहे हैं यहाँ धरने पे। सोनम वांगचुक बैठी गए हैं धरने पे। अगर मान लीजिए कुछ किसानों का जत्था उत्था वहां पे बैठ गया आके, तो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है उसको। तो ये सब बातों को सरकार सोच रही होगी कि उसको परिस्थिति हाथ से निकलने से पहले किस तरह उसको निपटाया जाए। इस मामले में सरकारें बड़ी कुशल होती हैं, और जो गलती मनमोहन सरकार ने की थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना हजारे के साथ, वैसी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी गलतियां इस तरह ही कर चुकी है। वो किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसको अंदाजा नहीं था कि ये 1 साल तक हमारे गले में लटक जाएगा पत्थर बन के किसान आंदोलन। तो वो गलती भी भाजपा दोबारा नहीं दोहराना चाहती। आंदोलन करना अब इस देश में बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार अगर आप आंदोलन करने नहीं देगी तो आप नहीं कर पाएंगे। उसे जो जंतर मंतर का एरिया उन्होंने उतना कॉर्डन ऑफ कर लिया है पुलिस ने, और उसमें ही बैरिकेड लगा दिए हैं, वो मेटल डिटेक्टर लगा दिया है, आईडी कार्ड चेक करके शायद एंटर करने देते हैं। वहां का पानी भी काट दिया गया है, वहां का सैनिटेशन भी काट दिया गया है। वो काफी दिक्कतें भी पैदा कर रहे हैं उनके लिए, भाग जाए। मुझे चूंकि आंदोलन बहुत पसंद आते हैं, तो मेरे लिए तो उतनी उम्मीद किरण है कि अगर वहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल बैठे हुए हैं तो हो सकता है किसी दिन ऐसा चमत्कार हो कि वहां बैठे हुए हैं। और वो सोनम वांगचुक, लेकिन वो अगर राकेश टिकैत और इस प्रकार के लोग अगर वहां पे आ गए ना, तो फिर वो नजारा दूसरा रुख अख्तियार कर लेगा। तो चलिए हम लोग सर उस पर भी नजर रखेंगे। आज का सर समय खत्म हो गया है, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।